रक्तगतवात में हम्म, ऐसे माधव माधव आचार्य मधुकर टीका में भी ऐसे लिखा है कि हम्म, उसमें वात का स्वयं के हेतुओं से प्रकोप होकर, हम्म, और उसमें रक्त के हेतु नहीं होते प्रदोष में। हम्म, और वात क्या होता है कि सामान्य रक्त से आवृत हो जाता है, हम्म, बट उसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं अरुचिका, दाह, हम्म, जबकि रक्त का प्रकोप होता भी नहीं तब भी ये देखने को मिलते हैं। हाँ, हम्म, तो सर इसमें आचार्य चक्रदत्त ने जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चिकित्सा बताई है हम्म, कि सर जैसे शीतः प्रदेहा बताया है और विरेचन विरेचन बताया बताया है। है। हम्म, यस सर, तो हम्म, इसमें सर क्या आवरक जो है, जो रक्त है जिसका प्रकोप खुद का तो है नहीं, हम्म, वात की वजह से है, तो हम्म, उसकी चिकित्सा करने का सिद्धांत लगाया गया। हम्म। तो एक सूत्र है कि जब जब पित्त का अनुबंध हो, पित्त मीन्स रक्त भी उसमें, हाँ, तब तब यस। हाँ, तब तब चिकित्सा करते समय पित्त की पहली करनी चाहिए, रक्त का अनुबंध हो तो रक्त की पहली करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो दुष्ट यस। हो गए तो पित्त अगर दुष्ट है, पित्त प्रकोप है या फिर दुष्टि है, तो व्याधि जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर जल्दी जाता है, पाकावस्था जल्दी यस। आती है, धातु पाकावस्था जल्दी जाती है। इसलिए पहले पित्त को कभी भी ट्रीटमेंट करनी है। जब भी पित्तानुबंध वात हो, पित्तानुबंध कफ हो, तो भी पहले पित्त को प्रेफरेंस देना है। रक्तानुबंध जब हो तो पहले रक्त को देना है, क्योंकि रक्त जो है वो पूरे शरीर में संचरित रहता है। व्याधि एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, उसका स्प्रेड होना, हाँ, ये जो है वो रक्त से जल्दी होता है। इसलिए रक्त पर पहले काम करना रहता है, तो इसीलिए ये होता है। दूसरी बात, कई ऐसे आवृतत्व है कि उसमें लक्षण जो है वो भिन्न दिखते हैं, हाँ, जो दिखना नहीं चाहिए, हाँ, उस प्रकार से ऐसे बहुत से है। वह मुझे अभी एक याद नहीं आ रहा है। टिपिकल एक आवृतत्व में लक्षण है एक का, तो वो उसमें नहीं दिखना चाहिए, फिर भी दिखता है, तो उसका जो टीकाकारों ने उसका जो रीज़न बताया वो व्याधि महिमा बताई है। तो कभी कभार ऐसा लक्षण दिखता है कि जो अनुचित नहीं है, उस व्याधि के अनुसार नहीं है, जैसे केतु उसके लक्षण के अनुसार नहीं है, व्याधि उस लक्षण के अनुसार नहीं है, फिर भी लक्षण ऐसा दिखता है। कई कभार एक व्याधि में विशिष्ट लक्षण दिखता है। तो ये इसका कारण व्याधि महिमा दिया है। तो जैसे द्रव्य महिमा होती है कि द्रव्य का रसगुण युरिप्या का हमें मालूम है दोनों द्रव्यों का, फिर भी द्रव्य दोनों सेम होकर भी अलग अलग काम करते हैं। हाँ, वो द्रव्य प्रभाव है, द्रव्य की महिमा है, खुद एक शक्ति है। देखो, भगवान ने अपने हाथ में कुछ रखा है बचाकर, नहीं तो हम ही भगवान होते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ रखा है जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते। हम्म, तो ये सब चीजें रहती है। तो इसीलिए जो वात है वो किस में जाता है, तो उसके लिए उस धातु का बल कम होना, धातु में खवैगुण्य होना, धातु में शैथिल्य होना, उस धातु की दुष्टि होना, एक तो ऐसा कुछ तो कारण रहना चाहिए उस धातु में वो जो वात है वो जाने के लिए। और फिर धातु ही नहीं, अवयव भी है, कोष्ठगत वात है उसकी ट्रीटमेंट अलग है, पक्वाशयगत वात है उसकी चिकित्सा अलग जाती है, गुदगत वात करके आया है उसकी चिकित्सा अलग जाती है ना। हाँ, वैसे ही त्वगत वात है, उसमें स्नेहन स्वेदन करना है ना। स्वेदन करना है, बाद में अभ्यंग करना है ना। वैसे ही रक्तगत वात है, तो उसमें चिकित्सा जो है वो क्या है, विरेचन बताई गई है। अब ट्रीटमेंट वात की होनी चाहिए, पर जिसमें गया है उस स्थान का भी महत्व है। तो सूत्र है हमारा कि जहाँ दोष गया है उस स्थान की भी चिकित्सा होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए रक्त की चिकित्सा होती है, ठीक है। दूसरी बात, विरेचन जो चिकित्सा है वो रक्त की भी है और वात की भी चिकित्सा है। वात का भी अनुलोम होता है, इसलिए रक्तगत वात में विरेचन पहले आया है। आप अगर देखोगे चरक में भी तो विरेचन पहले आया है, ठीक है। तो अगर दोनों तुल्य बल हो, वात का बल और पित्त रक्त की दृष्टि तुल्य बल में हो, तो विरेचन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। हाँ, क्योंकि विरेचन क्या करेगा, वात को ये करेगा, अनुलोमन करेगा। हाँ, एक मिनट, हाँ। तो इस प्रकार से दिया है। हम्म, समझ में बात आ रही है। यस। यस। तो इस प्रकार से सब कुछ है। विरेचन ये प्राकृतिक चिकित्सा है ना। विरेचन में वात प्रकोप होने की शक्यताएं बहुत कम रहती है,
क्योंकि वात का ही अनुलोमन होता है, वमन में वैसे नहीं है ना, ऐसे। ठीक है, इसीलिए वो रक्तगत वात में ये आया है। और तो सर जैसे इसका सर डिफरेंशियल पड़ रहा था उसके साथ में कि वात रक्त के साथ और रक्तगत वात के साथ की क्या डिफरेंशियल है। तो उसमें सर जैसे वात रक्त में रक्त का भी स्वतंत्र प्रकोप है, लेकिन रक्तगत वात में से रक्त का कोई स्वतंत्र नहीं है। बट फिर भी हमें सर अरुचिका दाह आदि लक्षण दिखते हैं ना, क्योंकि रक्त का प्रकोप नहीं है, पर रक्त में खवैगुण्य होने की शक्यताएं हैं, शैथिल्य होने की शक्यताएं हैं, रक्त में ऐसे कुछ तो है, इसीलिए वो रक्त में गया है ना। हाँ, बराबर है ना, रक्त ही क्यों उसने चूज किया, ठीक है ना। हाँ, उसके कारण नहीं है हेतु में, फिर भी ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे कई लोगों में एक आधा धातु का बल कम रहता है, तो बल कम होना ये भी उसको वहाँ जाने की ये करता है, गुंजाइश रखता है, ठीक है ना। इसीलिए रक्त को अगर अच्छा करना हो तो रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए, वो विरेचन है, ठीक है ना। मीन्स पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि सौकर्य है, हम पित्त की चिकित्सा करते हैं, तो इसलिए विरेचन, ठीक है। तो इस प्रकार से वो ये हो सकता है। और रक्तगत वात में वात का गतित्व है रक्त में, वात रक्त में दोनों के समान हेतुओं से प्रकोप है, दोनों में संसर्ग है, इसीलिए वात रक्त में दोनों का तुल्य बल, दोनों ही तुल्य बल के हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से फिर वात रक्त इसलिए अलग व्याधि दिया। बोलो कौन? हाँ, कोणाला काय विचारायचं? हो गया, आपका समाधान हो गया? बहुत ही एकदम जो ग्रंथकारों ने ना बहुत दिमाग लगा के सब कुछ लिखा है, एक एक शब्द, एक एक चिकित्सा, उसका क्रम महात्म्य है। ऐसे ही नहीं पहले उन्होंने रक्त मोक्षण लिया बाद में, ऐसे नहीं है, उनका क्रम महात्म्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बोलो, किसको कुछ पूछना है? हाँ बोलो। हाँ सर, विचार। हाँ सर, अभी जो सवाल पूछा कि रक्तगत वात विरेचन है, तो वैसे ही उसी रिलेटेड है मेरा कि मांसगत ज्वर या फिर मांसगत वात में भी यही बोला है कि विरेचनम स उपवासम मांसमेधस्य। तो सर यहाँ पे विरेचन का क्या प्रयोजन? वही तो बोल रहा हूँ मैं, विरेचन जो है, वो विरेचन क्या करता है, वात जो वात का विमार्ग गमन हुआ है, जहाँ वो देखो वात सिर्फ प्रतिलोम नहीं होता, हाँ, उसको अलग अलग जगह जाता है। तो वो जो अलग अलग जगह जाएगा, शाखागत जाएगा, कोष्ठगत जाएगा, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाएगा, तिर्यक गति आएगी, तो वहाँ कौन से भी स्थान में गया तो उसको कोष्ठ में लाना और फिर अनुलोमन करना, ये काम विरेचन करता है, ठीक है। ये काम विरेचन करता है, क्योंकि विरेचन में हम स्नेहन करते, स्वेदन करते, इससे क्या हो जाता है, जहाँ जहाँ लीना अवस्था है, जहाँ जहाँ वो सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतसों में गया हुआ होगा, वहाँ से वो कोष्ठ में आएगा और फिर विरेचन के द्वारा बाहर वो वात होगा, अन्य दोष होंगे, वो विरेचन के द्वारा साथ नीचे जाएगा। तो वात की जो नैसर्गिक गति है, अनुलोम गति, वो विरेचन से साध्य होती है। रक्तगत मांसगत मेदोगत वात में वात जो है वो मेदोगत गया है। कैसे गया है? अनुलोमत वात मेदोगत गया कैसा? क्योंकि वो प्रतिलोम हुआ है, किसी कारणों से वो मेदोगत में गया है, मांस में गया है, मेदो में गया है। अब मेद से निकालना है उसको, मेद से निकालना है, मांस से निकालना है, ऐसा हमें करना है और उसको अनुलोमन करना है। तो ये विरेचन से साध्य होगा। और फिर एक बार उसको गति मिल गई, फिर आप निर्वह बस्ती बिस्ती बाद में आया है ना, बाद में आप शमनोपचार करने हैं, पर ये जो है वो विरेचन से साध्य होता है। इसलिए विरेचन ये बेस्ट ट्रीटमेंट है बहुत से व्याधियों में। हाँ, बेस्ट ट्रीटमेंट है, कम व्यापक होने वाली ट्रीटमेंट है, और ज़्यादातर प्रैक्टिस में यूज आनी चाहिए, ऐसी ट्रीटमेंट है। है ना? थैंक यू। और हेलो सर। तो इसीलिए, हाँ बोलो, तो इसीलिए जो वात गतत्व है ना,
तो उसके लिए उन्होंने जो जो ट्रीटमेंट दी है वो आशय को भी ध्यान में रखकर दी है और वात को भी। जैसे जैसे त्वकगत वात गया है ना, अब त्वकगत वात गया तो त्वचा किसका स्थान है, वात का ही स्थान है, तो वही त्वकगत गया तो त्वचा की ट्रीटमेंट क्या है, अभ्यंग है, तो इसीलिए वहाँ स्वेदन भी आया है, स्नेहन भी आया है ना, तो उस हिसाब से दी है। हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी थोड़ा सा ही सुना। जैसे आपने बोला कि मानसिक बात है, कोई भी है तो हम अनुलोम देते हैं, पर अगर कोई पेशेंट है जो ग्रहणी का है ऑलरेडी उसे अच्छा जैसे मतलब उनको मोशन होते ही रहता है, तो ऐसे पेशेंट में तो अनुलोमन देना देखो, जब विरेचन देना ऐसे बोला है, रक्तगत वात विरेचन देना, इसका पहले से ही आपको अजम्पशन है कि आप पाचन कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आप पहले से अग्नि अच्छा कर रहे हो, उसके बाद की ये सब चिकित्साएं हैं। हाँ, ये वात व्याधि है, लास्ट का चैप्टर है, इसका मतलब आपने सब कुछ पहले पढ़ा है, दीपन पाचन ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। आपने अग्नि ग्रहणी पढ़ा है, ये एक्सेप्टेड है, आपने अग्नि चिकित्सा की है, वो एक्सेप्टेड है, उसके बाद ही ये करना है कोई भी शोधन, है ना। यस 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 यस, बिना अग्नि ठीक किए आप कर ही नहीं पाओगे, वो घृत कैसे पचा पाएगा, है ना। कोई भी चिकित्सा हो, हाँ उसके बाद हमें करना है कि हाँ, फिर अगर ग्रहणी है उसको, सुनो, पेशेंट को अगर ग्रहणी है तो ग्रहणी की चिकित्सा पहले होनी चाहिए। बड़ा व्याधि है, अग्नि का व्याधि है, अग्नि को छोड़कर कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि दवाई अब वाया अग्नि ही जाएगी, काम करेगी, है ना। तो कभी कभी सर अगर हम ग्रहणी की चिकित्सा करें तो उसके वो लक्षण भी चले जाएंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, ग्रहणी की लक्षण चले जाने चाहिए, अग्नि अच्छा स्थापित होना चाहिए, उसको भूख लगनी चाहिए, मल अच्छा होना चाहिए, फिर बाद में ये सब कुछ चिकित्साएं हैं, है ना, ऐसा है। एक्सेप्टेड है, कभी भी ग्रंथ में कभी भी बोला है ना वमन देना, ऐसे बोले तो आपको एक्सेप्टेड है, आपको रुक्षण करना है, स्नेहन करना है, पाचन करना है, लंघन, ये सब एक्सेप्टेड है। आपको ग्रहणी पहला अग्नि है, अच्छा ही करना है, आमावस्था आपको निकालनी ही है, तभी की बात है सब कुछ, ऐसा है। और अभी देखो कोई क्या है, क्या बोलते हैं, अब गर्भाशयगत वात है, गर्भाशयगत वात भी आया है ना वात व्याधि में, तो उसमें गर्भ शुष्क हो जाता है, ये सब हो जाता है। अब अगर ग्रहणी, अगर वो गर्भिणी है और उसका अग्निमांद्य है, ऐसा पकड़ लो कि उसको कुछ पच ही नहीं रहा, तो क्या आप कहाँ का गंभारी काश्मीरी सिद्ध दूध देगी, कहाँ से वो डाइजेस्ट होगा क्या, होगा नहीं होगा। गर्भ का भी पोषण करना है आपको, और क्षीरपाक से वो करना है सब कुछ, दुग्ध देना है गर्भिणी को, काश्मीरी सिद्ध दुग्ध, उसमें एक डालकर, खंड शर्करा डालकर, तो कब होगा उसका अग्निमांद्य होगा, वो छोटी चीज आहार की अगर वो पचा नहीं रही है, तो आपका वो क्षीर सिद्ध कहाँ से वो पचाएगी, है ना, नहीं पचाएगी। तो आपको एक्सेप्टेड है कि आपको अग्नि अच्छा करना है, ये सभी में, ठीक है। ठीक है, और बराबर है ना। पूछो। और और कोई प्रश्न है तो पूछो। सर जैसे आवृत आवरक का चिकित्सा सिद्धांत होता है, किसका? उसमें सर आवृत आवरक का, आवरण का मतलब आवृत और आवरक का, तो उसमें सर जैसे हमने ऐसे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि ऐसी चिकित्सा होनी चाहिए जो आवरक को दूर करे और आवृत के भी विरुद्ध ना हो, कि सपोजिंगली सर वात आवृत रस है
और या रक्त है उसमें सर हमें चिकित्सा रक्त की करनी चाहिए और वो चिकित्सा वात के भी विपरीत ना हो। तो क्या ये सही है सर, या फिर ये सही है कि जैसे वात जाके शाखा में रक्तगत होके फिर आवृत देखो होता है तो पीछे से क्या है, थ्योरी जो है उस थ्योरी जो है हम पढ़ते हैं और जहाँ कठिन लगता है वो प्रैक्टिकल देखना चाहिए। पहली बात तो अगर आवरण प्रकरण पढ़ने में आपको कठिन जा रहा है तो कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम व्यवहार में जो चिकित्सा करते हैं उस प्रकार से ही करते हैं। जैसे अगर पेशेंट आ गया और वो बोल रहा है आपने बोला मैंने घृतपान करना चालू कर दिया, 2 दिन हो गए घृतपान मैंने कर लिया, अब मुझे भूख ही नहीं लगती। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, मुझे भूख नहीं लगती, मैंने 50 ml ले लिया घृत, फिर अब मैंने भोजन किया, फिर दूसरे दिन ले लिया, मुझे अभी भूख ही नहीं लग रही है। अब ये क्या है, ये कफावृत्त समान है। अब ये थेरोटिकली ऐसा अगर बोले तो कठिन लगता है। अब ये कफावृत्त समान है, अन्नावृत्त समान है, ऐसा उसका अगर हमने निदान कर दिया तो चिकित्सा हमें किसकी करनी है, कफ की करनी है। ठीक है, अन्न की करनी है, अन्न की चिकित्सा पाचन है, कफ की चिकित्सा लेखन है या फिर उष्ण द्रव्य है ना। कब तक करनी है उष्ण द्रव्य, जब तक वो आवरण निकल जाए तब तक करनी है। एक बार अगर उसका आवरण अग्नि का निकल गया, ठीक है, कफ का अगर आवरण निकल गया उष्ण द्रव्यों से, उसके बाद हमें क्या करना है, अग्नि वो बोला अभी भूख बढ़ गई है मुझे, तो मुझे वो कफ की ट्रीटमेंट रोकनी है। बराबर है ना। तो जिसका आवरण हुआ है उसकी चिकित्सा होने के बाद हमें रोकनी है, और जिसको आवरण किया है वो बड़ा अगर होगा तो उसकी चिकित्सा करनी है। नहीं वो बोल रहा है मेरा अग्नि ठीक है तो नहीं करनी है आपको अग्नि चिकित्सा। ओके है ना। तो इस प्रकार से आवरण हो जाते हैं। जैसे किसी को अर्श है, वो बोल रहा है मुझे बहुत दिनों से पेट नहीं साफ हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, अभी 3-4 दिन हो गई मुझे भूख ही नहीं लग रही है। अब ये क्या है, ये अपान और उत्त समान है। ठीक है, पहले अपान बिगड़ा और उसने समान को बिगाड़ाया। अभी ट्रीटमेंट किसको करनी है, आपको अग्नि बढ़ाना है नहीं, आपको अपान की चिकित्सा करनी है, आपको अनुलोमन करना है। कब तक करना है, वो बोलेगा नहीं अभी पेट बराबर साफ रहा है, अभी भूख लग रही है, खत्म, आवरण निकल गया। ये इतना सिंपल है, हम व्यवहार में करते हैं, खाली शब्द छल से क्या हो जाता है, हमें वो कठिन लगता है आवृतत्व। ठीक है ना। हाँ, अरे किसने किसको आवरण किया, किसको करना, अभी करना क्या, ऐसे हो जाता है। व्यवहार में हम ऐसी चिकित्सा करते हैं। ठीक है ना, ऐसी चीजें। अनुक्त व्याधियों को कभी कभार एक्सप्लेन करते समय, बताते समय हमें ये सब चीज़ें कभी कभार उसको ये करना पड़ता है, डायग्नोस्टिक लिखना पड़ता है, या फिर कुछ तो लिखना चाहिए ना, क्या है एक्चुअली ये व्याधि। हाँ, तो उस प्रकार के हम कभी कभार ऐसे लिखते हैं, ये इससे ये आवृत्त है ना। तो इसीलिए उसका ज़्यादा ऐसा उससे डरो मत, और उसकी पढ़ाई करते समय प्रैक्टिस में कैसे दिखता है ये देखो। ठीक है ना, ऐसे है। तो जिस पर आवरण हुआ है, जिसको आवृत्त किया है, जो अंदर दबा हुआ है, उसके लक्षण कम हो जाते हैं, और जो ऊपर है उसके लक्षण बढ़ जाते हैं। ये कॉमन है, ये चीज कॉमन है। अब ऊपर का जब निकल जाए, ऊपर के लक्षण जब निकल जाए, तो जो जिसके लक्षण कम हुए वो पुनः स्थापित होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे अगर किसी का अग्नि बिगड़ गया, हाँ, किसी ने उल्टा सीधा ऐसा कुछ खाया, हाँ, आपको आवरण ही बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल, अध्याशन किया, जीर्णाशन किया, कुछ भी उल्टा सीधा खाया और उसका समान वायु बिगड़ गया, ऐसे पकड़ लो, अग्नि बिगड़ गया उसका, और फिर बाद में उसको लगने लगा कि मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि मुझे श्वास कृच्छता आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मेरी जान जा रही है। ऐसे पेशेंट दिखते हैं ना व्यवहार में, जान ही जा रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हाँ, ऐसे उसको लग रहा है। अब ये जो है समान ने किसको आवृत्त कर दिया, प्राण को कर लिया, उदान को कर लिया। लक्षण के अनुसार आप जाओगे, हाँ, उदान के लक्षण अगर कम करे तो उदान को कर दिया, प्राण के लक्षण करे तो प्राण को कर लिया। तो अभी क्या करना है, हमें समान की चिकित्सा करनी है ना। तो आप जो उसको बोलोगे कि कैसे हुआ है, तू पूछोगे तो बोला अरे मैं 4 दिन से कभी भी खाना खा रहा हूँ, अजीर्ण पर भी खाना खा रहा हूँ, रात को लेट खाना खा रहा हूँ, ये वो,
तो आप हमें पता चल रहा है अरे ये तो इसका सामान बिगड़ गया है, ठीक है ना। तो हम चिकित्सा क्या करेंगे, अग्नि की करेंगे, समान वायु की करेंगे, और वो अवरुद्ध तत्व निकल जाने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका आवरण निकल जाएगा और वो बोलेगा हाँ अभी मुझे श्वासोच्छ्वासता कम लग रही है, अभी मुझे जो लग रहा है कम लग रहा है ना। तो ऐसे ही व्यवहार में दिखते हैं सब उदाहरण, याद आया, ये दिखते हैं और हम उसी प्रकार से चिकित्सा करते हैं। सिर्फ अभी ये थेरोटिकल है, तो थेरोटिकल में अगर मैंने बोल दिया बोलो समान आवर्त उदान, तो कठिन हो जाओ, अरे ये क्या है चीज, ऐसा हो जाता है ना, है ना। तो इस प्रकार से होता है। और हेतु कौन से हुए हैं ये देखो, हाँ, लक्षण किसके कम हो गए वो देखो, और उस हिसाब से सब कुछ है। इतना कुछ कठिन नहीं है सब्जेक्ट, वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और सर बोलो। सर हम किसी पेशेंट को अगर चिकित्सा देते हैं और उसके बाद अगर वो लेता है और उसकी ट्रीटमेंट इरेगुलर हो गई हो, कौन से पेशेंट को बोल रहे हैं? कोई भी पेशेंट है जिसने जैसे आया हमारे पास और हमने उसकी चिकित्सा जैसे पाचन किया, फिर दीपन किया, फिर अनुगमन किया, के बाद उसका अग्नि प्रतिपन्न हो गया, फिर उसकी जो भी चिकित्सा हम देते हैं उसके बाद उसे रिलीज होने लगता है। पर किसी चीज से उसका अपत्य होने लगता है, वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है। ऐसे मेरे एक पेशेंट है, उसका हुआ है, तो अभी मैंने उसको मेडिसिन स्टार्ट की, उसको मैंने फिर से जैसे उसको उसी जैसा लगता था, उसको वो लाइकन प्लैनेस मतलब मैंने वातक कुछ और साम पित्त ऐसे करके उसका किया था चिकित्सा। तो अभी पहले जो मेडिसिन में देती थी, अभी वो ही सेम मेडिसिन देने के बाद उसको उल्टी जैसे लग रहा है, वो बोलती है। और कल फिर से उसको वो ईटिंग पूरा चला गया था कंटू, वो अभी फिर से होने लगा है। क्या चला तो गया था? मैंने उसे पूछा कि आप कंडू था उसके, जो लीजन थे ना पूरे पैर पे थे, अभी वो लीजन से उसके हाथों पे आने लग गए, जो लाइकन प्लैनेस। देखो पेशेंट, हाँ आवाज अभी देखो, आवाज बीच बीच में रुक रहा है। देखो पेशेंट दवाई खाने के बाद वो बोल रहा है कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, बराबर है ना? हाँ, मैंने उसको पूछा तो बोली नहीं मैंने घर का ही खाना, पर मैंने बार बार पूछा तो वो बोली नहीं मैंने देखो इडली खाया था। तो संचित दोष अगर आमाशय में हो तो अब आपने दवाई भी दी तो उसको उल्टी जैसा महसूस होता है रुग्ण को। क्यों होता है? क्योंकि संचित रहते हैं दोष। हमने एक बार उसकी टीका भी पढ़ ली थी ग्रुप में, और ये इतने बड़े नहीं होते कि वो व्याधिकर हो। पर कोई तीक्ष्ण वीर्य की, उष्ण वीर्य की ऐसी दवाई खाने के बाद वो संचित दोष है वो उत्क्लेशित हो जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो 6 दिवस उनको महसूस होता है पेशेंट को। ऐसे बहुत से पेशेंट आपके हर एक के क्लिनिक में आते होंगे कि अरे आपकी दवाई खाने के बाद उल्टी महसूस होती है। हाँ, तो पहले जो संचित दोष है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, तो वो लंघन है, पाचन है, कौन सा संचित दोष है, कैसी उल्टी आती है, उसके हिसाब से ये कर दो। कई पेशेंट में उदावर्तजन्य लक्षण दिखते हैं, हाँ, तो अगर वो हो तो उसकी ट्रीटमेंट पहले करो। पर अगर वो बोल रहा है दवाई खाने के बाद उल्टी जैसी महसूस होती है, तो ये लक्षण जो है वो नज़रअंदाज मत करो, उस पर काम करो, ठीक है। उत्क्लेश लक्षण, सर्दी लक्षण मैंने उसको पहले पाचन देख के अनुलोमन दिया था, उसके बाद वो पूरा ठीक हो गई थी। तो अभी फिर से मुझे करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा, वापिस वो सब फिर से वो ऊपर से किया ना, उसने मैं छोड़ दिए थे, अभी फर्स्ट भी हुआ। और जब बीच में उसको निमोनाइटिस हुआ था तो एडमिट हुई, तो तब उसने मुझे पूछा ही नहीं, उसने पूरे जूस लेना स्टार्ट कर दिया, कोकोनट वाटर। तो और उसका ऐसे मुझे हिस्ट्री में मुझे लगा की वजह से उसका होता है वो आम, और ये आम नारिकेल जल पीते हैं लोग, है ना, तो वो उससे आम ज्यादा बढ़ता है। वापिस करना पड़ता है। सर्दी कब होती है कि तत्कृत्क्लिष्टे समुत्क्लिष्टे, हाँ, कफे प्राय चले मले, ऐसा है ना ज्वर में। ऊपर जब दोष ही ऊपर आना चाहते हैं तो हम क्यों उसको नीचे डाले, है ना। तो मुझे ऊपर मेडिसिन लेने के बाद ही, वैसे खाना खाने के बाद के बाद वो मुझे उसकी हमने टीका भी पढ़ ली संचित दोषों के बारे में, है ना। उसके बाद आगंतुक दोष की थी श्लोक, तो उस प्रकार से उसको देखना चाहिए।
चय अवस्था में बहुत पेशेंट में ऐसे रहते हैं, चय अवस्था में, लीन अवस्था में दोष। पूछना है कि ऐसे नहीं है पर मेडिसिन से ही लेने के बाद होता है, वो मुझे समझ। दवाई देने की नहीं तो क्या होगा, दवाई से फिर और तत्व भी आ सकता है, दवाई से दवाई नहीं डाइजेस्ट होती, उसको लंघन पाचन कर दो पूरा अच्छा के अच्छा। 2 दिन खाली पेट रहकर बोलना कभी भी पेशेंट को, क्या नहीं होता, कोई नहीं मर जाता। 2 दिन अगर खाना भी नहीं खाया तो ऐसा है। और बाहर का खा लेते ज्यादा। 40 दिन हम बिना खाए रह सकते। और बोलो। पूछो, और किसी को कुछ पूछना है क्या? बहुत बार ऐसे पेशेंट में होता है कि लीन अवस्था रहती है। कई पेशेंट बोलते हैं कि अरे मुझे वो खाया तो मुझे एलर्जी आ जाती है स्किन पर, है ना, ये हुआ तो मुझे एलर्जी आ जाती है झट से। तो ये सब लीन पित्त के दोष है, व्याधि है। तो इनकी चिकित्सा उस प्रकार से होनी चाहिए। लीनत्व अगर है उनमें तो उनको उस शाखागत अगर हो गए हैं लीन दोष तो उनको कोष्ठगत लाना चाहिए, कोष्ठगत ला के उनको बाहर निकालना चाहिए, है ना, उसको शोध नहीं देना चाहिए। आप कितने शमन से करोगे, काम नहीं होगा। अगर लीनता है तो शमन से होगा ही नहीं काम, ठीक है ना। हमें उस स्टेज पर काम करना है। इतना शत्रु है तो हम छोटे छोटे गन से उगर मारोगे तो कब कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसको स्नेहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए, तब जाके वो शाखागत को दोष कोष्ठ में आएंगे। फिर उनके दोष के अनुसार क्या करना है, वमन करना है, विरेचन करना है, करना ही चाहिए ना। इतना शास्त्रकार बोलते हैं वमन करो, विरेचन करो, ऐसे ही बोल रहे क्या? उसका महत्व है ही ना शोधन का। कई लोग बोलते कि नहीं शमन से हम कर देंगे। कैसे लीन अवस्था कैसे करोगे शमन से, है ना। इजी चीज है आपके सामने एक इजी कर्म है जो आप शाखा से दोष कोष्ठ में ला पाओगे पूरे के पूरे, है ना, और कोष्ठ से बाहर निकाल सकोगे। इतना अगर इजी प्रोसीजर है, क्यों टिक 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 करके वो शमन से मैं करूंगा, मैं शमन से करूंगा, ऐसे नहीं होगा ना। है कि नहीं। और बोलो। और कोई प्रश्न पूछो। ये इसके लिए हमने सेशन रखा है कि आपको प्रैक्टिस में कभी कभार पेशेंट आते हैं वो ठीक नहीं होते, फिर लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। एक तो मेरा पढ़ाई कम पड़ रही है, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, पेशेंट तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, या फिर पेशेंट जो आया है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आप कहाँ पूछ नहीं सकते वो यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया। तो इसीलिए आप बेझिझक जो आपको चाहिए वो पूछ सकते हो बिंदास। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, कोई भी पूछो। ओके सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है। तो जी मेरे पास एक पेशेंट था 1 साल पहले, उम्र तकरीबन 20 से 25 था, और वजाना के अराउंड उसको एक स्किन का पैच था, त्वचा वर्ण था, और छोटा सा पैच था। कौन से कलर का था? उसकी हिस्ट्री में शुरुआत में थोड़ा रेड और ब्लैक। तो हिस्ट्री में ज्यादातर अम्ल पित्त के विदग्ध अजीर्ण के हेतु थे, वो सारे बंद करवाए और पाटन दिया शुरुआत में, और शिरशूल खाने के बाद या फिर ठंडी हवा में टहलने के बाद शीत पित्त शरीर पे उठना, ऐसे टिपिकल शाखागत पित्त के भी लक्षण थे। तो शुरुआत में मैंने पाचन दिया, कोई स्किन के लिए ऐसा स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं चालू की, तो उससे उसको कम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसको तकरीबन 6-7 महीनों स्किन के ऊपर हम जो दवाई देते हैं, गंधक रसायन हो या फिर वो
उसको स्टार्ट करी तो धीरे धीरे उसका पैच कम हो रहा था और उसने एक हिस्ट्री बताई थी कि वो उसको टीबी हुआ था, उसकी 3 साल तक ट्रीटमेंट चालू थी टीबी की और पूरा कोर्स हो गया था उसका। और उसका सोच के मैंने पल्मोनरी था टीबी, पल्मोनरी था। हाँ जी, पल्मोनरी था। तो उसका सोच के मैंने लीन दोष रहेंगे या फिर दूषी विष रहेगा, ये सोच के दूषी विष अगर जो मिलता है वो भी स्टार्ट किया। तो बीच में मैंने उसको वमन, विरेचन और बस्ती भी कराई। तो एक प्रॉब्लम मेरे से कम नहीं हो रहा था कि उसके पैच का ईचिंग जो था वो कम नहीं हो रहा था। बीच बीच में ईचिंग बहुत ज्यादा हो रहा था और ईचिंग के लिए उसने बीच बीच में एलोपैथिक की दवाई भी ले ली थी, एंटी फंगल जो भी रहता। तो मुझे ये उसमें अभी तो पेशेंट डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत कम हो गए थे, ईचिंग भी कंट्रोल थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी उसको दूषी विषय या फिर थोड़ा उष्ण औषधि जब भी देता था, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी है, कोई भी थोड़ा आरोग्यवर्धिनी थोड़ा सा उष्ण है, तो जब भी गंधक रसायन देता था तो उसका ईचिंग कम होता था और उसको रिलीफ था, तो पैच वगैरह बढ़ता नहीं था। लेकिन जैसे मैंने दवाई स्टार्ट करी आरोग्यवर्धिनी, तो जैसे वो बढ़ा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर वो नी पे आ गया उसका नया पैच। और पीछे भी बटक के ऊपर भी उसका पैच बढ़ गया और इस समय वो ब्लैकिश था, उसमें व्हाइट स्पॉट थे और सीवियर इचिंग था। और बीच बीच में मैंने फिर अपने तरफ से जो कोई भी आयुर्वेदिक इसमें बीच में मैंने तेल भी इस्तेमाल किया, करंजा तेल, नींबू तेल, शायद कुछ गलत हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, तो उससे मतलब उपशय जो था वो अल्प समय के लिए था, ज्यादा टाइम के लिए नहीं था। बराबर। तो अब लास्ट में उसने ईचिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है और पैच बढ़ रहा था, तो उसके लिए उसने बोला कि अभी थोड़ा ठहरते हैं क्योंकि ये कम नहीं हो रहा। तो मैंने बोला ठीक है ठहरते हैं। और बीच में मैंने बस्ती जो दिया था उसमें खाली अनुवासन दिया था, महातिक्त, घृत और क्षीर का। तो क्षीर घृत बस्ती देने के बाद उसका उपशय था अच्छे से, बहुत अच्छे से कम हुआ, लेकिन फिर से बढ़ गया। तो क्या मतलब इसमें हम उष्ण गुण का है या फिर मैं आयुर्वेदिक स्टार्ट करता था या क्लाइमेटिक चेंज होते थे तो वो बढ़ता था। तो ऐसे चेंजेस मुझे आए दिन स्किन केस में दिखते हैं कि पहले तो अच्छा रिजल्ट आता है 1 महीने में, उसके बाद बढ़ जाता है और वो पैच बढ़ता है, ईचिंग बढ़ता है, वो कंट्रोल में नहीं आता। शोधन करने के बाद भी इस समय मुझे ये हुआ इस पेशेंट में। ठीक, बाकी के सिम्टम्स उसके कम हुए, लेकिन ये स्किन का पैच है वो तो कभी कभार आपको लगा कि ये कफों की दृष्टि है, कभी कभार लगा कि पित्त का ही ये है ना, ऐसा होता है ना? हाँ, होता है, बहुत बार होता है ऐसा। क्या? हाँ जी सर, क्योंकि तो मैं ड्रग भी चेंज करता था क्या है। और संहिता पढ़ना और टीकाएं पढ़ना वो अच्छी बात है, पर ग्राउंड लेवल पे पेशेंट करना ये बहुत अलग चीज रहती है। ठीक है, तो इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ये लगता है और होता नहीं है ना, ऐसे बहुत बार होता है सब कुछ। ठीक है, तो अभी उसको हो गया ना, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है उसको, उस हिस्ट्री थी। अब ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो फुफ्फुस जो है उस अवयव में हो जाता है, और जो दवाइयाँ है वो सहजतया फुफ्फुसगामी ऐसी दवाइयाँ होगी, वो बराबर है जो कुछ होगी तो एलोपैथी की। तो दवाइयों का जो विषय परिणाम है वो फुफ्फुस पर होता है, जो शोणित फेन से बनता है। तो जो कुछ होने वाला है, जो कुछ दृष्टि होने वाली है, विष की हो, जंतु दृष्टि हो, कृमि दृष्टि हो, जो भी होने वाली है वो शोणित में होने वाली है, रक्त में होने वाली है। और रक्त में होने वाली दृष्टि, रक्त के जो जो अवयव है वो दृष्टि दाहजन्य हो, दाहजन्य ही दिख रही है, दाहजन्य हो तो वो पहले जो दिखती है वो ओष्ठ में दिखती है, वो चाहे मुखोष्ठ हो, गुदोष्ठ हो, भगोष्ठ हो। जैसे तीखा खाने के बाद आपने तीखा खा लिया, नॉनवेज खा लिया या फिर कुछ खा लिया, तो दूसरे दिन गुदों में हमें क्या हो जाता है, वहां जलन होती है। बाकी जलन हो या ना हो, पर गुदों में होती है। बराबर है। जैसे तीखा खाने के बाद ओठ में जलन हो जाती है, वैसे ही ये दृष्टि है और इसकी जो व्यक्त है वो वेजाइनल वहां पे दिख रहा है।
ओष्ठ जो है वो मैंने बोला था कि उषदाहने इस शब्द से बना है, हाँ, जहाँ दाह होता है। और वो ओष्ठ जो है सभी जो है वो मेद धातु, रक्त धातु, इनसे बनते हैं। तो रक्त में होने वाली विकृतियाँ, पित्त में होने वाली दुष्टियाँ, तो ये वहाँ व्यक्त स्वरूप जल्दी हो जाता है। पहले से उसमें खवैगुण्य होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, ऐसा कुछ तो होगा, हाँ, क्योंकि तो इसलिए वो वहाँ हुई। अब दूसरी बात, तो इसलिए आपको काम करना है, रक्त पर ही काम करना है, हाँ, रक्त पर काम करना है और उसको विष के एंगल से काम करना है, कृमि के एंगल से काम करना है, दुष्टि के एंगल से काम करना है, हाँ, ये 3 एंगल रक्त पर ही काम करने हैं हमें। कफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ। दूसरी बात ये है कि अगर वजाइनल साइड में अगर ऐसे कुछ अल्सरेशन आ गए तो हम बहुत से कल्प यूज करते हैं, गंधक रसायन, ये वो, हाँ, कई लोग तो सुवर्ण राजवंगेश्वर से लेकर वो अलग अलग करते हैं। तो एक बहुत सिंपल कल्प है जिससे वजाइनल एरिया के अल्सर, वहाँ होने वाले आरक्त वर्णता, ये जो है झट से हील हो जाता है। इतना सिंपल दवाई है जो हम नज़रअंदाज करते हैं, और ग्रंथकारों ने बार बार वो दिया है अनुपान के स्वरूप में और अलग अलग इसमें से। वो है तंडुलोदक। तंडुलोदक जो है उसका धावन अगर हम करते हैं, प्रैक्टिकली देखा है इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये तंडुलोदक का धावन अगर आपने दे दिया तो वहाँ के अल्सर जो है वो झट से हील हो जाते हैं, वहाँ का जो दाह है वो झट से उसका शमन हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी हुआ क्या, आपके केस में आपको कभी कभार लगा ये कपजन्य है तो आपने करंजे तेल भी यूज़ किया, आपको लगा अभी बस्ती भी करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है, हाँ, ये क्या गलत नहीं, हो जाता है, क्योंकि पेशेंट कभी कभार बोलता है, लक्षण ट्रिगर करता है, ऐसे सब कुछ होता है। पर ये टिपिकली पेशेंट है जिसमें आपको रक्त पर काम करना है, पित्त पर काम करना है, विष का विचार करना है, कृमि का विचार करना है। टीबी की जो दवाइयाँ हैं तो कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक तो कंटिन्यू करनी चाहिए रहती है, हाँ, और इतने समय तक वो दवाइयाँ उन्होंने दी है, इसका मतलब उसको कितना इम्पैक्ट हुआ होगा दवाइयों से, बराबर है ना। तो उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट का कालावधि भी उतना चाहिए, ठीक है। ये जो व्याधि है ये बहुत साल चलती है, शोष, और फिर बाद में क्या हो जाता है, शोष के कारण वात प्रकोप भी होता है, धातु पाक की भी अवस्था होती है, इसीलिए धातुओं को बढ़ाने के लिए रसायन भी होना चाहिए, हाँ, ये भी एक एंगल जो है वो ट्रीटमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार से रक्त पर जाने वाला, हाँ, उस प्रकार से रसायनों का सेवन करना चाहिए, हाँ। तो घृत जो है इसमें से भी त्रिफला घृत, हाँ, या फिर रक्त की जो ये दवाइयाँ हैं, पित्त शमन करने वाली दवाई, उससे सिद्ध किया हुआ घृत, या फिर सबसे बेस्ट घृत जो है वो तिक्तक घृत, तो ऐसा इसका भी बाद में प्रयोग होना चाहिए। पर मुख्य विषय क्या है कि रक्त पर काम करने वाली विषग्न, कृमिनाशक, ऐसी दवाइयों का प्रयोग होना चाहिए। अब रक्त पर काम करने वाला, और वो शीत भी होनी चाहिए, तो इसकी जो बेस्ट दवाई है वो चंदन आई है, ठीक है, जो विषग्न भी है, रक्त का दाह भी कम करता है, हाँ, और इस प्रकार से ये कहता है, तो ये चंदन बहुत अंदर से काम अच्छा करेगा। और जो धावन करने के लिए बोला है वो तंडुलोदक, हाँ, आपने केस बताते समय मैंने तंडुलोदक के बारे में सोचा, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत मिलते हैं। हमने पहले यूज़ नहीं करते थे, हम नींब तेल पिछू दो, जातरी तेल पिछू दे दो, दुर्गंध है तो एलादी तेल पिछू दे दो, ये वो करते थे हम, ठीक है। फिर अल्सर ये हो रहा है तो रोपण भी दे दो, ऐसे अलग अलग प्रयोग करते थे। पर तंडुलोदक का जब से प्रयोग करने लगे तो बाकी के हम प्रयोग ही करना बंद कर दिए, इतना उसका अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट, क्या कितनी सिंपल थिंग है, इसीलिए वो बार बार तंडुलोदक, पुष्पानुपचूर्ण तंडुलोदक के साथ दो, अरे क्या जरूरत है, पानी के साथ भी दे सकते हो ना, इतना क्या है तंडुलोदक में, तो ये इसमें बहुत चीजें है तंडुलोदक में, तो इस प्रकार से तंडुलोदक का प्रयोग करो जब भी। अभी नेक्स्ट कोई पेशेंट आएगी लेडीज और अल्सरेशन है, अभी लेडीज भी बहुत है हमारे अभी ग्रुप में, तो ऐसे केसेस आते हैं, वजाइनल इन्फ्लेमेशन दिखता है, अल्सरेशन दिखता है, जब आप कसकस लगाओगे
तब आपको ऐसे बाहर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, पर जब आप कसकस लगाओगे तो आपको पूरा सर्विक्स पे अल्सरेशन, वहाँ पे फंगस विंगस पूरा दिखाई देगा, बहुत अंदर तक रहती है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती है। दूसरी बात, वो पेशेंट को कभी भी वो बाकी की चीज़ें बताना कि हाइजीनिक कंडीशन कैसे मेंटेन किया जाए, वो मालूम नहीं रहता उनको, ठीक है। तो वो भी चीज़ें उनको बतानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मलायन है ना, तो बार बार उसको साफ करना ये इम्पोर्टेंट है। हम गुदा प्रक्षालन करते हैं, बाकी के प्रक्षालन करते हैं, मुख प्रक्षालन होता है, नाक भी साफ करते हैं, कान भी ऑटोमेटिक साफ हो जाता है, योनि धावन ये जो चीज़ है वो होते नहीं, करते नहीं पेशेंट, ठीक है ना। तो मलायन है तो उसका प्रक्षालन होना चाहिए। तो जब उसका वापर हो, मैथुन हो या फिर कोई भी चीज़, तो प्रक्षालन होना चाहिए, ठीक है। उपदंशादि जो चीज़ें हैं उसमें कारण बताया गया है कि मैथुन के बाद जो पुरुष प्रक्षालन नहीं करता, ठीक है ना, उसको वो उपदंश होता है। शुक रोग जो बोले हैं ना, तो उसमें वो बोला है। तो ये अर्थापत्ति दोनों को लागू है, बराबर है ना। तो ये जनरली होता नहीं, फैमिली ये रहती है, बाकी की भी चीज़ें रहती है, सोशल चीज़ें रहती है, पर ये गलती से ये रह जाता है, ये चीज़ रह जाती है, और बार बार वहाँ व्याधि को पुनरुत्पत्ति होने की शक्यताएं बढ़ती है। तो एजुकेट भी करना चाहिए औरतों को। तो जो लेडीज वैद्य है तो उन्होंने तो करना चाहिए, ठीक है, ऐसे। थैंक यू सर। ओके। और सर वांग के पेशेंट में इंटरनली क्या दे सकते हैं? बहुत से बार पेशेंट नहीं बोलते हैं लेने के लिए इंटरनल, तो सिर्फ एप्लीकेशन ही चाहिए रहता है, लेकिन एप्लीकेशन से का लिमिटेशन रहेगा ना सर, तो इंटरनल तो जरूरी रहेगा। कैसा है उसका, वो धूप में ज्यादा जाने का ये कर रहा है तो उसको स्निग्धशीत ऐसे घृत आप दे सकते हो, वर्ण्यकर, है ना। वो उदान वायु का दृष्टि है, वो ज्यादा बोलने वाला पेशेंट है और उसमें वांग आ गया, तो उदान वायु का प्रकोप है करके उदान वायु पर काम होना चाहिए, वात प्रकोप पर काम होना चाहिए। तो वो हुआ कैसे है ना, वहाँ पित्त गया कैसे और वहाँ वो व्यंग किया कैसे, उसके मुताबिक रहेगा वो। अर्श में भी विवर्णता आई है त्वचा पर, तो उसकी चिकित्सा अर्श होनी चाहिए, ठीक है ना। देयर इज डिसीज मेडिसिन, डिसीज और ड्रग नहीं है हमारे आयुर्वेद में, कॉज और ड्रग है सभी जगह। तो इसीलिए उसके मुताबिक अगर वो धूप में काम कर रही है और ऐसा कुछ है तो वो होना चाहिए। आम्ल पित्त की अजीर्ण की हिस्ट्री है तो उस पर काम होना चाहिए, है ना। उदान वायु के इसमें उदान वायु का काम क्या है, कांति है उसमें, है ना। तो इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा ये करने वाले, उनमें भी ये हो जाता है ना। किडनी के पेशेंट, उनमें भी कृष्ण विवर्णता आ जाती है, तो वो मेद धातु रक्त धातु पर काम होना चाहिए। ओज क्षय में आ जाती है तो शुक्र वृद्धिकर दवाइयाँ देनी चाहिए, है ना। तो उस प्रकार से चिकित्सा होनी चाहिए। ऊपर लगाने के लिए क्या मंजिष्ठा है, लोद्र है, मसूर दाल है ना, अनंता है, वर्णकर चीजें हैं, यष्टि है, ये सब कर सकते हैं। हाँ सर। वर्ण्य मुख्य, एक इसमें एक चीजें बताने की कि वर्ण्य जो है हमारे जो दिमाग में बैठा है, वर्ण्य मीन्स गोरा होना, ऐसा नहीं है। ये पहले ध्यान रखो, वर्ण्य मीन्स प्राकृत वर्ण अच्छा होना, जो कुछ है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ण्य का भी विचार होना चाहिए। तो वर्ण्य करते समय हम कभी कभार भाजक पित्त को बढ़ाते हैं हरिद्रा से, तो उससे वर्ण्य काम हो जाता है। कभी कभी हम क्लेद का श्लोषण करते हैं और वर्ण्य काम होता है खदीर जैसे द्रव्यों से, तो उसका विचार होता है ना। तो इस प्रकार हम अलग अलग विचार करके वो वर्ण्य जो है वो काम करते हैं। बोलो। पूछो, कौन पूछ रहा था? सर जैसे शीत पित्त में माधव निदान में ये बताया हुआ है
कि वात के प्रकोप से, शीतल वायु के प्रकोप से वात प्रकोपित होके पित्त का प्रकोप नहीं है वहां पर, लेकिन पित्त से आवृत हो जाता है त्वचागत। तो उसमें सर चक्रदत्त ने कहा है कि शीत पित्त में सर कटु तेल का अध्ययन करें, कि वात शमन के उपचार करें। तो इसमें सर व्यवहार में जो हम शमन औषधि देंगे तो वो किस गुण प्रधान की चाहिए? वात शमक गुण प्रधान की चाहिए, कटु तीक्ष्ण उष्ण चाहिए, जैसे कि हमने नहीं, शीत पित्त में जो है हमें जो करंज तेल हो या फिर मसूर ये सरसों का ऑयल हो वो लगाना है। क्यों? वो आवृत तत्व जाने के बाद, ठीक है ना। और स्वेदन अगर किए तो भी अच्छा है। ये शाखागत आए हुए हैं, है ना, उसको कोष्ठ में जाना चाहिए। तो बहुत बार शीत पित्त जो है उसके कारण अलग अलग होते हैं। कृमि के कारण भी शीत पित्त है, कृमियों में भी शीत पित्त जैसे लक्षण दिखते हैं बहुत बार। हर टाइम ऐसे शीत संसर्शात वायु ऐसे नहीं हर टाइम निदान होंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे कृमिजन्य हो तो आप कितना भी सरसप तेल लगाओ उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। उसको कृमिघ्न चिकित्सा देनी पड़ती है। छर्दी का वेग धारण करने के बाद भी शीत पित्त आता है, ठीक है, उसकी चिकित्सा वमन ही करनी चाहिए। उसमें आप सरसप तेल लगाओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर टाइम नहीं होगा। एक कॉमन संप्राप्ति उन्होंने दिए है कि ऐसा होने के बाद वो होता है शीत संस्पर्शात मारुतो। यस सर, एक्चुअली पेशेंट ने टिपिकली कंप्लेंट ऐसे की टिपिकली है तो सरसप तेल लगाना बस, और उसको स्वेदन करो, बस निकल जाता है वो आवृत तत्व। ओके सर। तो इसमें सर हमने अगर औषधि देनी हो कि अभ्यंतर औषधि का प्रयोग करना हो तो किस सिद्धांत से? शीतल सिद्धांत से या उष्ण सिद्धांत से करना है? यस सर, ये कंफर्म करना। हरिद्रा खंड। यस सर। ओके सर। आप शीत दे दो पर नहीं होता वो कवर, ऐसा है। और पूछो। सर ये साउथ के जो कषाय आते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो उनको डाइजेशन में कितना है कि ये वाटर मिक्स करना अच्छा रहेगा? क्या मालूम, मैंने नहीं यूज किए कभी। कौन सा कंपनी के? मैं तो ऐसे चूर्ण देता हूँ पेशेंट को। क्या क्या क्लिनिक में रखे, चूर्ण, कषाय, वटी, कितना रखे, क्या क्या याद रखेगा? कौन सा खत्म होगा, कब खत्म होगा, है ना, कि दिमाग तो फिर घूम ही जाएगा। इसलिए कुछ तो एक सिंप्लीफाइड करना रहता है। हम तो चूर्ण देते हैं। अगर उसको क्वाथ बनाना तो चूर्ण का ही बनाओ, मलते घर में, इतना पानी लो, इतना ये कर दो, बॉइल्ड कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। ले सकते हैं आप। अगर कई ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ कषाय रखो क्लिनिक में और फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके ये कषाय इसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, दोनों का ये कर दिया, ऐसे कर सकते हैं आप प्रैक्टिस। मैंने नहीं की, वैसे कर सकते हैं आप। ऐसे लोग बहुत से वैद्य करते हैं। कौन सी कंपनी का मालूम नहीं, कंपनी का कुछ यूज ही नहीं करता हूँ तो मालूम नहीं। ओके सर। तो साउथ में बहुत बनाते कषाय, जो कल्पना है बहुत बनाते हैं वहाँ पे। आप खुद लेकर देखना कभी भी को, अगर कंपनी का कुछ प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ये तो एक बार देख कर देखना, ये कषाय पी कर देखना कितना है। पर हमारा मैंने एक बार यूजुअली हम जो आशा वरिष्ठ रहते हैं 2 चम्मच में तो 2 चम्मच इसमें पानी डालते हैं, लेकिन मैंने कषाय को देखा तो मैं उतना ही वैसे ही किया संप्रमाण। तो लेकिन मुझे लगा वो बहुत मेरे को स्ट्रॉन्ग करा सर अनुभव रहा। कैसा लेना एक तो कौन से कषाय है उनके अभी? तो मैंने एक लेक्चर में साउथ के सर से उनके, तो वो 15 ml रहेगा तो उसमें कम से कम फिर 60 ml वो ये करते हैं। तो एक तो बहुत यूज करने वाले हैं लोग उनको। वो जो
कौन से कंपनी है उस पर भी है ना, साउथ की सब अलग अलग कंपनियां हैं। उन्होंने वो सर ने वही कहा था कि कषाय और यूजुअली मोर स्ट्रॉन्ग, तो वो ज्यादा डाइल्यूट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ऐसे तो नॉर्मली कषाय और मोर लाइक सेफर ना देर सेफर ऐसे नहीं है, गलत होगा तो क्या, अम्बू भी सेफर नहीं है ऐसा है ना, सेफर ऐसा नहीं है, पर मात्रा वो खुद अगर लोगे ना तो पता चलेगा ये कितना है, कंपनी का कौन सा है, क्या है, कितना स्ट्रांग है, क्या है ना। इसलिए कभी भी खुद पहले करो, सैंपल देते हैं या फिर ये देते हैं ना खुद, नहीं तो क्या होता है डायरेक्ट पेशेंट पर यूज़ करने से अच्छा पहले खुद पर करो, है ना। मुझे अगर किसी ने अभयारिष्ट दे दिया तो मैं ले लूँगा, एक अपान काल में 1 चम्मच लेकर देखूंगा। अब खुद का अग्नि, खुद का कोष्ठ, खुद की प्रकृति, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से जानती ये रहती है, मालूम रहती है। तो 2 चम्मच 3 चम्मच अभयरिष्ट से क्या होगा, 2 चम्मच अभयरिष्ट ले लिए तो क्या होगा। जैसे अतिसार लग गया, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अतिसार अगर ये हो गया तो उसको 1-2 दिन 3 दिन अगर वेग आ गए, अतिसार के 2 दिन से चल रहा है, तो कुटजारिष्ट दूध पापेश्वर का 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लिया तो दूसरे दिन वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे दिन वो ठीक ही हो जाता है, हाँ, कुटजारिष्ट दूध पापेश्वर का। तो लेते समय बॉटल तो 100-150 200 ml की रहती है ना, 200 ml की बॉटल रहती है कम से कम, हाँ 200, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो 200 ml बॉटल की एक्चुअली, हाँ। सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच लेने के बाद दूसरे दिन जो मल प्रवर्तन है वो बराबर से ठीक ही हो जाता है, हाँ। उसका जो जलांश है वो ये हो जाता है और पूरा अच्छा मल प्रवर्तन होने लगता है। अब ये दिखता है व्यवहार में हमें, पर उसके लिए 200 ml की बोतल देनी पड़ती है। तो क्लिनिक में ऐसा करते जाओ कि 100 ml 50 ml का वही कुटजारिष्ट अपने अपने बोतल में ये करो, डाल दो, और वैसे छोटी बोतल 50 ml की रखो। ऐसे कई हो अतिसार में ऐसे देना पड़ेगा, 10-10 दिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती वो कुटजारिष्ट, है ना। तो ये सिंप्लीफाई करो ट्रीटमेंट में, ऐसे कर सकते हैं। अभी हम तो देते ही नहीं कुटजारिष्ट, हम वही देंगे, पाटा देंगे, मुस्ता देंगे जो है वो। पर अगर देना हो तो इस प्रकार से ऐसा कर सकते हैं। तो होता क्या है, पेशेंट के घर में वो बाकी की 150 ml बॉटल ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है, ऐसा हो जाता है वो पेशेंट पे। सर अगर सर्दी वमन के लिए अगर वो मदन फल बीज यूज करना है, तो यूजुअली हमको जो मार्केट में मिलते हैं मदन फल, उसका बीज ही हम जो 100 ग्राम से 125 ग्राम उसको ही पीस करके देते हैं, तो उसका इफेक्ट होता है क्या? कौन सा मदन फल पिपली का? होता है क्या, मीन्स होता है ना, क्यों ना। तो पर सद्य वमन देना है ना आपको, कैसा है वो जो हम आपको सद्य वमन देने के लिए दोष पहले ही शरीर से बाहर ही जाना चाहते, ठीक है ना, पहले से ही जाना चाहते। आपको वामक द्रव्य देने से अच्छा है वमनोपक द्रव्य दे, ठीक है। आपको सिर्फ हेल्प करनी है शरीर को कि वो बाहर फेंके दोष, वो फेंकना ही चाह रहा है, ठीक है ना। तभी आप सद्य वमन देने वाले हैं ना। उत्क्लेशित दोषी है, प्रसेक है, लालास्त्राव है दोष, ठीक है ना। तो लवण जल सिर्फ दे दिया तो भी अच्छा खासा वमन हो जाएगा, ओके, है ना। मैं सर ये क्यों पूछ रही थी, क्योंकि हम संग्रह विधि जो रहता है मदन फल का, समझो उसको, वो तो वैसा हम नहीं प्रोसीजर करते ना, हम डायरेक्ट मार्केट से लाते हैं उसको, नहीं करते। तो इसलिए हाँ, उसका इफेक्ट कितना होता है इसके लिए मेरे को डाउट है। वैसे होता है ऐसे। और बहुत बड़े पेशेंट लोग ऐसे भी करते कि एष्टि मधु फांट ही देते हैं वमन करते समय, ठीक है ना। पहले से कोष्ठ में दोष आए हैं, वो उसको जांचना है, हाँ, कोष्ठ में स्तब्धता है, गुरुता है, उत्क्लेश अवस्था है, इससे आपको पता चल जाता है कि कोष्ठ में सब दोष आ गए हैं। तो एष्टि मधु फांट भी सब, कई लोग ऐसे कि नहीं देते, सिर्फ एष्टि मधु फांट देते हैं और उससे वमन करवाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लवण जल बीच में देकर, एष्टि मधु फांट बीच में देकर, इक्षुरस देकर वमन करवाते हैं, ऐसे भी है।
खत्म हो गए क्वेश्चन। और कोई है क्वेश्चन है किसी का? अभी किसके पेशेंट ज़्यादा है? नॉर्थ के लोग हैं कि उनमें कौन से पेशेंट ज़्यादा दिख रहे हैं अभी? अर्श सर। अर्श दिख रहा है, ओके। यस सर, अर्श और परिकृतिका। ऐसा है, ठीक है। अर्श दिख रहा है, शुष्क अर्श दिख रहा है क्या? शुष्क अर्श, यस सर। ठीक है। और क्या देते हो फिर आप अर्श में? रिजल्ट मिलते हैं अच्छे? सर मैंने खुद तो अभी सर मैं इंटर्नशिप में हूँ। मेरे फ्रेंड के पापा के क्लिनिक पे पेशेंट देखे हैं कि वो स्थानिक रोपण तेल है कोई त्रिफला से सिद्ध, तो उसका स्थानिक पिच्चू डाल के स्वेदन करते हैं और सर बाद में फिर अनुलोमन और दीपन। अनुलोमन में सर वही पंचस्कार और प्रकृति के हिसाब से अगर सर बात जाए तो लवन भास्कर के साथ देते हैं। और साउथ में अभी कौन से पेशेंट ज़्यादा है दिख रहे हैं? बेंगलोर साइड में या फिर नीचे? सर हमारे यहाँ सब मिक्स है। हाँ, मिक्स है क्या? मतलब हाँ, अभी मेरे पास शिरशूल के पेशेंट है और दूसरा कास्ट के बहुत पेशेंट। अभी साउथ में नहीं हो आप, सेंटर में हो इसलिए शायद। हाँ, कास्ट के भी है सर बहुत, क्योंकि यहाँ का वेदर बैंगलोर के लोगों में ज्यादा पोल्यूशन भी है ना वहाँ पे, होता है पोल्यूशन वहाँ पे। और बच्चों में तो वही, मतलब अभी लास्ट 1 मंथ तो सब बच्चों में खांसी सर्दी बुखार ये बहुत हुआ था। तो स्कूल एडवाइस किया था कि आप गरम, बच्चों के लिए गरम खाना भेजिए इससे जिससे। पर तब ऐसे सोचा कि हम जाके उनको गाइड करें कि एक्चुअली गरम खाना अभी इतना है, दूसरे जो चीजें हैं वो हमें करनी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, जैसे मेरे बेटे को भी होता है बार बार। पर अभी तो पूछती हूँ तो वो मुझे बोलता है कि मैं उनसे बहुत बेटर हूँ। अगर आप हमारे स्कूल में आके देखोगे तो वो बहुत, टीचर्स को सबको हुआ था। और वो काज भी इतना ऐसे कि बच्चों में लगेगा कि अभी वॉमिट ही हो जाएगा, इतना सीवियर पेट में दर्द होता है इससे काज में। यही पेशेंट होते हैं सर यहाँ पे, काज भी ज्यादा है। और अलग अलग को एक मेडिसिन दिया तो वो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो दूसरे को ही देना पड़ेगा। पर मोस्टली जो प्रतीक्षा है और काज ऐसे पेशेंट है तो प्रतीक्षा के में तो प्रसादी ही देते डॉक्टर उसकी ही रहती है और शिरशूल के पेशेंट भी रहते। काश प्रतीक्षा ये ज्यादा। तो आपको और है पर इतना नहीं, स्कीम के भी है पर इतने नहीं आए, तो इतने नहीं आते। और ये जो रेगुलर जो ओबेसिटी वाले खोलने के तो सब जगह वो तो कॉमन है ना सब जगह। क्या कॉमन है? शुगर है, वो तो कॉमन है। ओबेसिटी की वजह से शुगर बीपी ये सब, मतलब हर एक घर में 2-2 लोग हैं, हर एक घर में सबको स्टार्ट हो गया है। तो आप तो अगत का प्रयोग ज्यादा करो, फिर अगत पर काम ज्यादा करो, है ना? वातावरण में ही विष है तो, है ना? जो अगध में धूप आए हैं उनका प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो मैं पेशेंट में वही देती हूँ, जो अपना सर है ना दमादत्ती सर का जो सर्दी का लेप है, सर्दी का लेप है और एक धूपन चूर्ण है। कभी कभी धूपन चूर्ण में वसा चूर्ण करके देती हूँ, तो उससे जो में घूम के फिर आप वो इनहेलेशन देना है, क्योंकि लोगों को वो जलाना वो आप सिर्फ अभी क्या करो, शीरीष वृक्ष कहाँ है वो देखो बेंगलोर में, है ना? और वो शीरीष वृक्ष का ही प्रयोग ज्यादा करना, हाँ, धूपन में, इसमें उसमें, है ना? तो ज्यादा फायदे होंगे। और फ्लावर्स का जो आता है वही शीरीष रहता है ना सर? पिंक फ्लावर्स का आता है? नहीं, 3 फ्लावर्स का कहाँ आता है? 3 फ्लावर्स का पिंक कलर, पिंक हाँ पिंक कलर का, हाँ पिंक कलर का, हाँ पिंक कलर का। नहीं लेकिन हाँ ओके, फोटो है ना उसका। शीरीष का बड़ा पेड़ रहता है, हाँ,
उसकी हाँ सर, उसकी साल जो है, उसका त्वक जो है, बाह्य त्वक निकाल के इतना बड़ा निकाल के रखोगे, रोज धूप के समय एक एक टुकड़ा डाल दोगे तो आपका घर जो है वो विष से मुक्त हो जाएगा, है ना। विषग नहीं है वो पूरा, वो धूप में उसका प्रयोग है, स्नान में उसका प्रयोग है, अभ्यंतर उसका प्रयोग है, यत्र तत्र शीर्ष का प्रयोग है। तो वो कर सकते हो। तो सर सिर्फ साल ही लेना है, क्या करना है? साल लेना है? हाँ, धूपन के लिए साल लेना, लेना एक बड़े 1 फुट 2 फुट साल लाना, सुखाना मस्त, और जब जब आप वो कोयला जलाओगे तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो, तो जो धूप होगा घर में वो विषग्न धूप हो जाएगा। शीर्ष श्रेष्ठ है विषग्न में, इसीलिए शीर्ष, ठीक है ना। और अगर वृक्ष है तो खुद ही उसकी जो त्वक है निकाल कर ले आओ, तो एडल्ट्रेशन का कुछ संबंध ही नहीं है। जो मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा। सब मार्केट में शायद पंचांग मिलता होगा सर ना, वो जो पाउडर मिलता है। हाँ, मिल जाता है, त्वक ही मिलता है ना, इजीली अवेलेबल त्वक ही है ना, बड़े वृक्ष की त्वक मिल जाती है ना। ओके। हाँ, पुष्प मिला तो वो पुष्प भी अगर वो डाल दिया ना धूप पे, उसका भी बहुत अच्छा फायदा है। पुष्प अगर उसमें डाल दिया हवन में, इसमें, तो उस पर अभी धूप अच्छा आता है शीर्ष का, ठीक है। और नहाते समय वो पानी में, ये यत्र तत्र जहाँ जहाँ आप प्रयोग कर सकोगे उतना वो शीर्ष का प्रयोग करना, ताकि जो है क्या विष से उत्पन्न त्वक विकार हो, कास हो, कुछ भी हो तो जाएगा, है ना। शीर्ष नहीं हो तो आप तगर का प्रयोग कर सकते हैं धूप के लिए, कोष्ठ का प्रयोग कर सकते हो, इसका भी प्रयोग हो सकता है। सर यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, सब में जो भी ट्रैवल करके आएगा तो उसको गला खराब होना ही है ना। जैसे ऑफिस मेरे हस्बैंड भी जाते हैं ना, तो जिस दिन वो जिसमें एसी नहीं होगा, फिर बाहर का पोल्यूशन की वजह से तो होगा ही होगा, गला खराब। तो इसके लिए बोलो ना। हाँ नहीं सर। तो इसके लिए जो है शास्त्र में ऐसे, तो आप विष का अगर अध्याय पढ़ोगे ना, तो आपको विष का प्रभाव आँखों पे गया तो आपको देवदार, हल्दी, वो सब प्रयोग है वो करने हैं। और कंठ, नेत्र, इसमें गया विष तो भी नस्य आए हैं, स्पेशल नस्य आए हैं। हाँ, उसमें रिंगणी, कंटकारी, और देखो अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर वो नस्य जो है वो अगर करोगे तो वो विषग्न प्रभाव हो जाता है। अलग अलग आया है कि विष का प्रभाव त्वचा पर होकर क्या होगा, फिर उस पर आप क्या प्रयोग कर सकते हो। अगर वातावरण में विष होगा तो क्या होगा, अंजन में विष गया तो क्या होगा, दंत काष्ठ पर विष आ गया तो क्या होगा, है ना। और उसके उपाय अलग अलग बताए गए हैं। हाँ, शिरोगत विष आ गया तो उसका नस्य भी दिया है, भारंगी। हाँ, भारंगी को क्या बोलते हैं, भारंगी बोलते हैं। तो भारंगी, और अपनी जो काली तुलस रहती है ना, तुलसी, हाँ, उसका नस्य बोला है। अगर वो शिरोगत विष हो गया, ये शिरशूल हो रहा है ना आपके यहाँ पे, तो उसका नस्य करने बोला है। तो इस प्रकार से अगर प्रयोग एकदम करोगे युक्ति प्रमाण से, तो बोलेंगे लोग कि जादू है इनके पास, उनके दवाइयों में, ऐसा बोलेंगे। ऐसा है। अभी ये बेंगलोर है, दिल्ली बिल्ली, उधर भी यही कंडीशन है कि जहाँ बहुत पोल्यूशन है, मुंबई में बहुत पोल्यूशन है, तो वहाँ तो यही है चीज़ें, है ना। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। सर सीजनल जैसे पेशेंट कोल्ड कफ की कंप्लेंट लेके आते हैं, तो उसमें भी हम अगर यूज कर सकते हैं? नहीं, विष का, अगर ये अभी विष का चल रहा है इसीलिए क्यों करना फिर वहाँ, अगर विषजन्य कुछ है तो ही करना है ना। सर जैसे हम बोलते हैं ना कि वायरल है, तो सारे पेशेंट ऐसे ही कंप्लेंट लेके आ रहे हैं कोल्ड है। नहीं है, वायरल मीन्स विष नहीं, विष मीन्स विष। ठीक है। पिपल्यादि अंजन, ऐसे बहुत से योग आए हैं। अगर आँखों में विष गया तो क्या करना है ना। ये अपना क्या बोलते हैं, कवट को क्या बोलते हैं, कपित्त का चूर्ण जो है उसका
ये करना, क्या करना, शहद के साथ देना अगर विष कंठ में गया तो। ऐसा टिपिकल योग है। हाँ, ये वाग्भट में क्या देखो, चरक में पर है ऐसा। हाँ, तो ऐसे टिपिकल आप अगर प्रयोग करोगे तो आपको सीतोपलादी तालिसादी वहाँ दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कॉज मालूम है फिक्स। तो ऐसे बच्चों को भी आप, स्कूल के बच्चों को, इनको ऐसे दे सकते हो जो जो ये कर रहे हैं। सर प्रमेय में जो तवकीर का तेल है वो भी एक कपित्त ही है कि अलग है वो? कौन सा प्रमेय में, सुश्रुत में, सुश्रुत संहिता में क्या आया है? तूरक तेल आया है ना सर? तूरक, तूरक मीन्स ये नहीं, तूरक है, कुष्ठग्न है वो। ओके। उसका दूसरा कुछ नाम है सर? तूरक को क्या बोलते हैं? चाल मोगरा बोलते हैं क्या? उसका जो ऑयल मिलता है चाल मोगरा, वो देखो वो तवकीर अलग है, तवक्षीर ये अलग है। तवक्षीर अलग है सर, वाइट रहता है जो कषाय रस का है। तवक्षीर जो है वो कषाय रस का है, जो बाम्बू है ना, स्त्री बाम्बू, उसके जो ऊपर रहता है वो। नहीं, उसके ऊपर नहीं, सॉरी, उसके ऊपर नहीं रहता। तवक्षीर एक अलग ही है, अलग ही है। पर वो जो मार्केट में मिलता है तवक्षीर, वंशलोचन के इसमें भी कभी कभार अल्ट्रेशन में करते हैं और स्टार्च मिलता है, तो वो पता नहीं चलता तवक्षीर है कि स्टार्च है। व्हाइट कलर का रहता है पूरा का पूरा। अपना जो ग्लूकोन डी पाउडर कैसी रहती है, खीर बना के बोलते लेने के लिए ना सर? हाँ, वो खीर देते हैं। अपनी जो कैरम की पाउडर कैसी रहती है, बोरिक पाउडर, वैसा। तो ये वो, और आप बोल रहे हो तूरक? हाँ, चाल मोगरा ही है तूरक। चाल मोगरा बट वो बैद्यनाथ का मिलता है ऑयल, वो बैद्यनाथ का मिलता है वो। चाल मोगरा ऑयल मिलता है सर, लेकिन वो जो मार्केट में अगर हमको बनाने का है तो उसका रॉ मटेरियल मिलता है, कैसा मैं बोल रही हूँ? मिलता है, क्या नहीं, सब कुछ मिलता है, ढूंढेगा तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। चलो सर, आपने जो विषय का बोला वो कौन से चैप्टर में है सर, कौन से अध्याय में है? जो अंजन अंजन अपने इसमें चरक में सब कुछ है। चरक में, हाँ, क्योंकि अष्टांग हृदय में मुझे नहीं, अष्टांग हृदय में बहुत प्रिसाइज बोला है विषय के बारे में। हाँ, उसमें बहुत कम है, उसमें सिर्फ ऋषि विचारी गुलिका उतना ही, हाँ, उतना ही बोला है। इसमें अपने चरक में पूरा डिटेल बोला है। विष कंठ में गया तो क्या करना, नेत्र में गया तो क्या करना, हवा में गया तो क्या करना, और बहुत से पहले विषय का प्रयोग करते थे ना राजा और महाराजाओं पर, तो फिर कैसे करना ना, राजा के भोजन में डाल दोगे तो भोजन की परीक्षा वैद्य करता था, तो भोजन में डाल नहीं सकते। फिर अंजन शलाका में डालते थे राजा के, तो वो उसकी भी परीक्षा होती थी। फिर राजा का दंत धावन का टूथब्रश था, उसमें डालते थे, उसकी भी परीक्षा होती थी। फिर राजा को मारे कैसे, है ना, तो फिर क्या करते थे, फिर राजा जहाँ से जा रहा है वहाँ के वृक्षों के पत्तों पर ये विष लगाना, या फिर वो पताके लगाते ना वैसे, उस पर विष लगाना, ताकि वो हवा में विष फैल जाए, है ना। तो उसके भी उपाय थे, वो जो बजाते थे उस पर विषग्न लेप लगाते थे, नगारा है ना, नगारा रहता था ना वो, तो उस पर विषग्न लेप का प्रयोग होता था। और फिर नगारा जब बजाते थे, नगारा ही बोलते, क्या बोलते हिंदी में, तो वो फैल जाता था हवे में विषग्न द्रव्य। तो इस प्रकार से अलग अलग ये था। प्रैक्टिकली हम वो उसका विचार ऐसे कर सकते हैं व्यवहार में, है कि नहीं। चलो रुकेंगे। ओके, खत्म हो गया ना प्रश्न?